तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 14 के अभ्यास प्रश्नों को पूरा एकदम सहज, सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कराया हुआ है, जिनका लिंक मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लें ताकि आपको अभ्यास प्रश्न हल करने में मजा भी आए और समझ में भी आए। तो आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्न के सवाल नंबर 1 पर। तो आपका अभ्यास प्रश्न का सवाल नंबर 1 है, कहता है सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, जिसका नंबर अ है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है, हमने आपको बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन आपके सभी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, बल्कि जो केवल व केवल अर्धसूत्री विभाजन है केवल व केवल किस में होता है, जनन कोशिकाओं में ही होता है, सभी कोशिका में होता नहीं है। तो अ विकल्प तो आपका होगा नहीं। एक लिंगी विभाजन, ऐसा तो कोई मैंने नाम नहीं सुना। समलिंगी, यह कोई विभाजन है नहीं। अगला आपका है द नंबर असमसूत्री विभाजन। तो जो पहला का है द बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हर एक कोशिकाओं में क्या देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। दूसरा नंबर है निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब आइए देखते हैं। अंडाशय, तो अंडाशय यानी कि ओवरी, जैसा कि हमने बताया है कि मादा जनन अंग में ओवरी तो होता ही है, जो कि एक मुख्य अंग है। गर्भाशय, गर्भ तो होगा ही, जहां भ्रूण पलता है, जिस थैले के अंदर भ्रूण पलता है, एम्ब्रॉय पलता है, वह क्या होता है, गर्भाशय होता है। शुक्रवाहिका यहाँ नहीं होता। शुक्रवाहिका किस में होता है, पुरुषों में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका जो टेस्टिस होते हैं, नर के जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस एक नस से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्ट डिफेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट डिफेंस। इसी वेस्ट डिफेंस की हिंदी जो होती है वह क्या होती है, शुक्रवाहिका होती है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर स जो आपका है शुक्रवाहिका, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्रम में इसमें दिया है अंडवाहिका। अंडवाहिका किसको कहते हैं, ये जो आपका यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होता है ना, फेलोपियन ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब तो मादा में होता ही होता है। और तीसरा नंबर है लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, नंबर अ है विभिन्नताएं बढ़ती हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें नर और मादा दो जनक की भूमिका होती है, और जब दोनों जनकों के गुण किसी एक संतति में आएंगे तो उसमें विभिन्नताएं हमेशा क्या होंगी, बढ़ती ही नजर आएंगी। तो विभिन्नताएं तो बढ़ेंगी ही, और नंबर सही है। और ब क्या है, नर और मादा जनन कोशिका के निषेचन द्वारा युग्मनज बनता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, नर एवं मादा के स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। यह भी एकदम क्या है, शाश्वत सत्य है। तो अ भी सत्य है, ब भी सत्य है। इसमें से बोला इसमें से कोई नहीं, तो ये आपका होगा नहीं। द बोल रहा है दोनों अ और ब, तो तीसरे का आपका द ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1 को हल। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है कि क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है। तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, आंवल यानी वही जो मैंने प्लेसेंटा आपको बताया था, गर्भनाल जो बताया था। तो हाँ, मेरा उत्तर यही होगा कि हाँ, आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगर इसका प्रश्न है क्यों, तो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि बच्चा क्या है, जीवित अवस्था में है। तो आंवल के ही द्वारा उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, उसे क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है। वह उसी आंवल के ही माध्यम से क्या होता है, बच्चा जिंदा भ्रूण के अंदर जिंदा रहता है। तो आंवल इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे को पोषण और बच्चे को सुरक्षा और बच्चे को जीवित रहने के लिए हर एक सुविधा किससे मिलती है, आपके आंवल से मिलती है। इसलिए आंवल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके उत्तर को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब चौथे का आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की क्या भूमिका होती है। तो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है आपको कि जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें नर का युग्मक यानी कि स्पर्म और फीमेल का युग्मक यानी कि ओवम, ये जो जब
स्पर्म क्या करता है, जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो वहां जो ओवम होता है उसके साथ क्या करता है, निषेचन करता है, और निषेचन करके क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो यहां पर इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न कहता है कि निषेचन की प्रक्रिया में नर एवं मादा की क्या भूमिका होती है। तो निषेचन की क्रिया नर के स्पर्म और मादा के ओवम, यानी कि नर के युग्मक और फीमेल के युग्मक, नर के युग्मक एवं मादा के युग्मक के द्वारा निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और नर के युग्मक और मादा के युग्मक के मेल से क्या बनता है, आपके युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नर एवं मादा की भूमिका आपके निषेचन में देखने को मिलती है। जो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाइए। देखिए, जो पुष्प हमने आपको पुष्प पढ़ाया है, आपने अगर नहीं देखा है वीडियो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें। पुष्प की संरचना और पुष्प के जो पार्ट हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे। नंबर 5 आपका है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में आपको क्या करना है, 5 अंतर स्पष्ट करना है। तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 5 अंतर जो है, अंतर हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप वहां से जाकर के अंतर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6, माहवारी क्या है, इसका मादा मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या कौन सा है आपका, 6वां। तो प्रश्न संख्या जो आपका 6वां है, 6वें का उत्तर आप लिखेंगे। पहले देखिए माहवारी क्या है, पहला प्रश्न इसमें है, 2 पार्ट में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है माहवारी क्या है। हमने आपको बताया है कि हर एक मादा के अंदर 2 ओवरी होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, और प्रत्येक ओवरी से हर 1 महीने के अंतराल में 1 अंडा परिपक्व होता है। कितने दिन में, 26 से 28 दिन के साइकिल में। अब 26 से 28 दिन के साइकिल में 1 अंडा क्या होता है, परिपक्व होता है। और अंडा के परिपक्व होने से पहले भाई, जैसे देखिए भ्रूण कहाँ रहता है, गर्भ में, गर्भाशय में रहता है। तो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं, आंतरिक दीवारें क्या होती हैं, मोटी होने लगती हैं, श्लेष्मा युक्त होने लगती हैं। श्लेष्मा युक्त इसलिए होती हैं कि जब आपका नर और मादा के मध्य जब संबंध स्थापित हो, जब इसके शुक्राणु, नर के शुक्राणु मादा में प्रवेश करें, तो वह क्या हो जाए, श्लेष्मा युक्त हो जाए, वह क्या हो जाए, श्लेष्मा युक्त हो जाए, जिससे शुक्राणु का सफर क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो गर्भाशय की दीवारें मोटी होती हैं और हर एक 26 से 28 दिन के साइकिल में 1 अंडा क्या होता है, परिपक्व होता है। और जब उस अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है, तो वह अंडा फूट जाता है। और जो गर्भाशय की श्लेष्मा होती है, जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, उनका भी क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। और वह हमें किसके रूप में देखने को मिलती हैं, पीरियड्स के रूप में देखने को मिलती हैं, माहवारी के रूप में देखने को मिलती हैं, जो कि ब्लडिंग के रूप में स्राव किया जाता है। तो इस तरह से आप माहवारी का उत्तर लिख लेंगे। इसका अगला जो पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि इसका मादा मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक निश्चित समय के बाद जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब स्रावित होता है, तो मादा के अंदर पीरियड्स आदि देखने को मिलते हैं। अब यह क्या होता है, जब आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण जब मादा के अंदर पीरियड्स वगैरह आने लगते हैं, तो यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, और जो मादा होती है वह गर्भ धारण करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से मादा के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो उत्तर आपका आ रहा है, उस उत्तर को आप लिख सकते हैं। अगला आपका 7वां, अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गर्भरोधन की 2 विधियों का विवरण दीजिए। गर्भरोधन की जो 2 विधि है, पहला आपकी है भौतिक या इसे हम कहते हैं यांत्रिक विधि। तो पहला नंबर क्या है, भौतिक या यांत्रिक विधि। देखिए गर्भरोधन यानी कि गर्भ को रोकने के लिए कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहला नंबर है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे मार्केट में सेफ्टी किट्स उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कंडोम। उसमें होता क्या है कि जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसमें क्या करता है, जो नर होता है वह अपने शिश्न पर, अपने पेनिस पे क्या करता है, उस कंडोम को लगा लेता है, जिससे जो नर के शुक्राणु हैं, नर का स्पर्म है, वह मादा के ओवरी तक नहीं पहुंच पाता है। वह स्पर्म
कहाँ रुक जाता है, कंडोम में ही रुक जाता है, जिससे गर्भ का धारण नहीं होता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, भौतिक या यांत्रिक विधि कहते हैं। नंबर 2 आपका क्या है, रासायनिक विधि। नंबर 2 आपका क्या है, रासायनिक विधि है। तो नंबर 2 आपका रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में क्या होता है, कुछ रसायन के उपयोग के द्वारा कुछ आपकी दवाइयाँ, कुछ आपकी गोलियाँ ऐसी होती हैं जिनका उपयोग करने से, जिनको खा लेने से क्या होता है कि जो आपका अंडा परिपक्व होने का समय होता है वह अंडा को परिपक्व नहीं होने देता है। अगर अंडा परिपक्व होगा नहीं तो वह स्पर्म से मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से भी रासायनिक विधियों के द्वारा भी क्या किया जाता है, गर्भ को रोका जाता है। तीसरा आपका है शल्य चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा और भी बता दे रहे हैं, 2 ही इसमें पूछा है और भी आप याद रखेंगे। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा विधि। तो शल्य चिकित्सा में क्या होता है, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करके, जैसे आपका ये, तो जैसे ए आपका क्या हो गया, मान लेते हैं कि मादा जनन अंग हो गया, यह आपका क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यह क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है, यहाँ से इसको काट करके फैलोपियन ट्यूब से, यहाँ से जो भी ओवरी यहाँ पे रहते हैं और ये भी जो ओवरी रहते हैं, इन ओवरी को ही पूरा उखाड़ करके इस सिस्टम को भी वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जब इसमें ओवरी रहेगा ही नहीं, जब इसमें अंडा रहेगा ही नहीं, तो गर्भ धारण होने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा चीज कि जो आपका, जैसे ये आपका टेस्टिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वैस नस हो गया। और हम जानते हैं कि जो स्पर्म बनता है कहाँ बनता है, इन्हीं टेस्टिस के अंदर बनता है। और यह स्पर्म, ये जो वैस नस दिख रही है, यह वैस नस जो दिख रही है, इस वैस नस से क्या होता है, शिश्न तक आपके पहुंचता है। तो इसमें करते क्या है, ये जो वैस नस है ना, इस वैस नस को काट करके, इस वैस नस को काट करके इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जब यह वैस नस को काट दिया जाता है तो जो इसमें से स्पर्म जा रहा है बाहर, वह यहाँ पे तो बंद हो गया है, ये जो नस है ये बंद हो गई है जिससे स्पर्म जाता है, तो स्पर्म बाहर जाने का चांस खत्म हो जाता है। तो यहां पर इसके वैस नस को काट करके क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसे हम कहते हैं वैस्कोटॉमी यानी नसबंदी। और यहां पे क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। निषेचन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहां पे फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। तो चूंकि यह क्या है, फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, ट्यूब को बंद किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबेकोटॉमी यानी कि नलबंदी। तो नर में हमेशा नसबंदी होती है और मादा में हमेशा क्या होता है, नलबंदी होता है। तो या तो इसके फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है या फिर इसके ओवरी को पूरे सिस्टम को ही निकाल करके हम बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हम गर्भधारण को रोक अगले क्रम में जो आपका 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कह रहा है एक कोशिकी एवं बहुकोशिकीय जीवों के जनन पद्धतियों का विवरण लिखें। अब तो देखिए, जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो जनन की पद्धति होती है वह कौन सी होती है, असूत्री विभाजन के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन के भी द्वारा, समसूत्री विभाजन पद्धति के द्वारा भी उसमें जनन होता है और असूत्री विभाजन पद्धति के भी द्वारा उसमें क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। तो इस प्रकार से 8वें का उत्तर आप लिख लेंगे। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 आपका है, कह रहा है कि प्रजनन किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। देखिए, सृष्टि का एक नियम है कि जो यहां पर आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरना निश्चित है। तो यानी कि जो आया है वह क्या होगा, मरेगा। अब समझिए कि अगर प्रजनन की क्रिया ना होती, अगर एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न न किया जाता, तो जो भी जीव इस पृथ्वी पर दिख रहे हैं उनको, सारे जीवों को एक न एक दिन मरना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जीव मरते जाते, इस सृष्टि पर जीवों का अंत होता चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी जीव जो आया है वह अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न कर सकता है। और किसी भी जीव का अपने समान दूसरे जीव का उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव दूसरे, अपने समान दूसरे छोटे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। इसलिए जो मरने वालों की संख्या है, जितने मरते हैं उससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीव का जो
अस्तित्व है वह हमारे पृथ्वी पर बना रहता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या आपका 10 जो है, प्रश्न संख्या 10 क्या है, कह रहा है कि क्या सभी पौधों में बीज होते हैं? नहीं, सभी पौधों में बीज नहीं होते। ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते उनकी संतति कैसे बनती है? तो उनकी संतति कैसे बनती है? वर्धी प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्धी प्रजनन के द्वारा। उनकी संतति का निर्माण कैसे होता है? वर्धी प्रजनन के द्वारा। जैसे में गुलाब, गुलाब में तो आपके गुलाब के बीज नहीं होते ना, गुलाब का फूल जो होता है उसके बीज नहीं होते, लेकिन फिर भी गुलाब में क्या करते हैं हम? उसके कलम को लगाते हैं। कलम लगाना, गुलाब में हम क्या करते हैं? कलम को लगा करके उससे हम क्या करते हैं? पौधा का निर्माण करते हैं। यानी कि वर्धी प्रजनन आपका क्या है कि बिना जनन कोशिकाओं के ही द्वारा नए जीव को उत्पन्न करना क्या है? आपका वर्धी प्रजनन कहलाता है। तो गुलाब में जनन कोशिका होती नहीं है, गुलाब में बीज होता नहीं है, तो गुलाब में हम क्या करते हैं? कलम लगाते हैं। जैसे आलू, आलू में भी आपका आलू का भी बीज नहीं होता, लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं? आलू के फल को हम क्या करते हैं? लगाते हैं, जिसमें से हमें अंकुरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम देख लें अगले क्रम में अंगूर, तो जो अंगूर की जड़ें हैं, अंगूर की जड़ों से क्या मिलता है? अंगूर के जड़ों से जो आपका परवल इत्यादि जो खाते हैं आप सब्जी बना करके, तो परवल कहाँ से मिलता है? अंगूर की जड़ों से मिलता है। परवल कहाँ से मिलता है? आपके अंगूर की जड़ों से मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे बिना बीज वाले पौधे हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? वर्धी प्रजनन देखने को मिलता है, जिससे वे संतति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, संतति को उत्पन्न करते हैं। नंबर आपका 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा है वृद्धि और परिवर्धन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में विवरण दीजिए। जब इस पाठ का हम शुरुआत कर रहे थे तो वहां पर वृद्धि एवं परिवर्धन की परिभाषा हमने आपको बताई थी, वो वीडियो मेरी जा करके जरूर देखें, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को और भी मिलेंगी। 12वां है, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है? तो जो आपका 12वां है, गर्भवती महिला को क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वे आइए हम देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वह क्या है? स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण। स्वास्थ्य का क्या? नियमित परीक्षण। हमेशा उसको अपने स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराते रहना चाहिए। नंबर 2 उसका क्या है? पौष्टिक भोजन। नंबर 2 आपका उसका क्या है? पौष्टिक भोजन। गर्भवती महिला को हमेशा क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जिससे उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके बच्चे, उसके भ्रूण का भी क्या हो सके? अच्छे से पालन पोषण हो सके। तीसरा नंबर क्या है? उसको समय समय पर आयरन की गोली किस लिए? एनीमिया से बचने के लिए। किसके लिए? एनीमिया से बचाव के लिए। तो एनीमिया से बचाव के लिए उसको समय समय पर आयरन की गोली देनी चाहिए। अब आपकी एनीमिया क्या होती है? तो जो आपका एनीमिया है, एनीमिया एक प्रकार का रोग है। एनीमिया क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को क्या करता है? कम कर देता है। देखिए, जब महिला के गर्भ में, भ्रूण में जब बच्चा पलने लगता है तो भी बच्चे को भी खून की आवश्यकता है। तो बच्चे प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को खून तो चला ही जाएगा। अब जब बच्चे को खून चला जाएगा तो जो माता है उसमें खून की क्या होने लगेगी? कमी होने लगी। उसमें रेड ब्लड कार्पल्स की कमी होने लगेगी, आरबीसी की कमी होने लगेगी। और जब कभी भी आरबीसी की कमी होती है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एनीमिया रोग देखने को मिलता है, जिसके लिए हमें समय समय पर उसे आयरन की गोली देते रहना चाहिए। समय समय पर उसको क्या करना चाहिए? आयरन की गोली देते रहना चाहिए। और चौथा नंबर है कि उसे अत्यधिक श्रम यानी कि बहुत कठिन कार्य करने से उसको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अब देखिए, इसका जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि आप में से शायद सभी ने अप्रैल 2016 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में मात्र 6 महीने के गर्भावस्था के बाद 5 बच्चियों के जन्म संबंधी खबर आपने पढ़ा होगा।
ठीक है। मनुष्य में एक बार में आमतौर पर एक ही बच्चे का जन्म होता है। कभी दो बच्चे भी जन्म ले लेते हैं, पर एक साथ 5 बच्चे का जन्म हमारे लिए आश्चर्य की बात है। बच्चे के शरीर के गठन की प्रक्रिया अंडे के विभाजन से शुरू होती है। देखिए यहीं पे बात को समझिएगा कि जो अंडे के विभाजन से, अंडे का विभाजन जो होता है उसी के द्वारा बच्चे के शरीर का क्या होता है, गठन होता है। अंडे के विभाजन का एक निश्चित दर चलता है, एक निश्चित दर से उसका विभाजन होता है। एक से अधिक बच्चों का जन्म अक्सर निषेचित अंडे को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होने से होता है। देखिए जब निषेचित अंडा, प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न में ही यही कह रहा है कि जब निषेचित अंडा 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है तभी 2 संतान उत्पन्न होने का चांस होता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अब आगे देखिएगा कि होता है वह हर भाग से गर्भ के बच्चे के शरीर विकसित होने से होता है। जब वह अंडा विभाजन होता है तो उसके हर भाग से जो बच्चे का शरीर होता है क्या होता है, विकसित होता है। जब कभी एक से अधिक अंडा परिपक्व होते हैं तब उसके निषेचन व विकास से एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है। जब एक से अधिक अंडा परिपक्व होता है, उसका विभाजन होता है, तब जाकर के एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है। अब आगे प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में गर्भाशय में होने वाले किन परिवर्तनों की चर्चा की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न यही कह रहा है कि गर्भ के अंदर जो प्रश्न यही कह रहा है कि इस बच्चे के शरीर का जो गठन होता है अंडे के विभाजन से क्या होता है, शुरू होता है। अंडे के विभाजन के ही द्वारा बच्चे का शरीर क्या होता है, गठित होता है, उसके हर एक अंगों का विकास होता है। और साथ साथ प्रश्न यह कह रहा है कि एक से अधिक अंडे क्या होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं, तभी एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया जिसमें 5 से या 6 बच्चों का, जिसमें 5 बच्चों का साथ ही में जन्म हो गया, तो 5 अंडे उसके क्या हो गए होंगे, एक ही साथ परिपक्व हो गए होंगे, जिससे 5 स्पर्म जाकर के उसके साथ क्या कर लिए होंगे, फर्टिलाइजेशन कर लिए होंगे, निषेचन कर लिए होंगे, युग्मनज का निर्माण कर लिए होंगे, जिससे 5 बच्चों का जन्म देखने को मिला है। तो इस प्रकार से अपने शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके प्रश्नावली के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।